नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बागेश्वर पहुंचकर नुमाइश मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बागेश्वर व कपकोट विधानसभा के प्रत्याशी चंदन दास व सुरेश गड़िया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। चुनावी रैली को संबोधित करने बागेश्वर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि यह चुनाव किसी को विधायक व मंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने के लिए है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं का संचालन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कपकोट व बागेश्वर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं, युवाओं, सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए कार्य किया है। जनता ने मौका दिया तो उत्तराखंड को उन्नत प्रदेश बनाने का कार्य किया जाएगा। आप उन महिलाओं की हालत सोचिए, और छोटी संख्या नहीं, 11 करोड़ महिलाएं अपने दैनिक क्रम के लिए सूर्योदय से पहले घर से निकलती हैं या सूर्यास्त के बाद झुंड बना करके निकलती हैं। कैसी स्थिति होगी इस देश की? 130 करोड़ के देश में अगर 11 करोड़ महिलाएं इस तरीके का जीवन व्यतीत कर रही थी, उनको आजादी देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में 5,22,000 इज्जत घर बनाए गए। 5 लाख। मैं आऊंगा बाद में, आपको बताऊंगा कि बागेश्वर में कितने बने, यानी बागेश्वर में कितनी महिलाओं को इज्जत घर में शौचालय की सुविधा दी गई है, ये भी हमको याद रखना है। मित्रों, उज्ज्वला योजना, यहाँ गांव की महिलाएं आई हैं। आपको यहाँ क्या होता था पहले कि गांव की बहनें सुबह 5 बजे उठकर जंगल में लकड़ी काटने जाती थी कि नहीं जाती थी? बताइए, जाती थी कि नहीं जाती थी? और आजकल गैस का चूल्हा मोदी जी ने पहुंचा दिया है। लाइटर लेती है, गैस जलाती है और 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिला करके उनको तैयार करती है कि ताकि जाकर के वो काम कर सके। फर्क आया कि नहीं आया? मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पशु में गांव का रहने वालों में आपको गांव की किस्से बताना चाहता हूं। मैं जब 20 साल का था तो मेरे गांव और मेरे आसपास के गांव में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां कोई न कोई महिला लकड़ी काटते हुए किसी पेड़ से गिरकर या तो पांव न तोड़वाया हो या अपाहिज न हो। हर गांव में एक न एक महिला मिल जाती थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आजकल गैस का कनेक्शन, घर में चूल्हा, लाइटर जलाओ, भोजन पकाओ और चलते रहो। पुराने समय में माताएं जब हमारे माल मवेशी, यहाँ क्या बोलते हैं, माल मवेशी बोलते हैं, हमारे जब गौए भैंस सब चल करके वापस आती थी तो जब वो रास्ते में गोबर करती थी तो माताएं उस गोबर को उठाती थी, उसके लिए दौड़ती थी कि ये गोबर उठाया जाए और इसको उठा करके कंडा बनाती थी। कंडा जानते हैं आप लोग? यहाँ कंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोइठा, कंडा ही बोलते हैं। कंडा बनाती थी ताकि उनका चूल्हा जल सके। आजकल न गोबर उठाना पड़ता है, न कंडा बनाना पड़ता है, लाइटर जलाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सारे देश में मोदी जी ने 10 करोड़
और उत्तराखंड में 3,65,000 गैस के सिलेंडर दिए, ये भी हमको हमेशा याद रखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, इसको हमको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। ये आप देखिए, कभी आपने देखा इन नेताओं को, इन कांग्रेसी नेताओं को आचमन और सरनामित लेने में क्या अंतर है, ये भी नहीं मालूम हो। जिनको ये न मालूम हो कि आचमन कैसे किया जाता है, आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति के चर्चा में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है कि नहीं है कि नहीं है? तो देर आए दुरुस्त आए तो सही। अभी चले चलो हमारे रास्ते को मजबूत करते चलो। आप मजबूत करेंगे, ये तो पीछे पीछे आएंगे, इनकी चिंता मत करना, आप बढ़ने की कोशिश करें। मित्रों, उत्तराखंड को बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उत्तराखंड को संवारने का जिम्मा आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, ये हमको हमेशा याद रखना है। बताइए, केदारनाथ का काम चला है कि नहीं चला है? बद्रीनाथ का काम चला है कि नहीं चला है? 4 धाम पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? विकास की नई गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है? लॉ यूनिवर्सिटी बन गई कि नहीं बन गई? फाइबर का इंस्टीट्यूट बन गया कि नहीं बन गया? उसी तरीके से प्लास्टिक इंस्टीट्यूट का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? एक नए विकास की उछाल लगाने के लिए उत्तराखंड खड़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, अगला दशक उत्तराखंड का रहने वाला है, उत्तराखंड आगे बढ़ने वाला है। आप इस वाक्य के महत्व को समझो। अगला दशक उत्तराखंड का रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे बागेश्वर हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे चमोली हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे कुमाऊं हो, सारे इलाके का विकास और विकास कमल के निशान के साथ जुड़ेगा। मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा और पुष्कर सिंह धामी दिन रात मेहनत करके आपकी सेवा में जुटेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मिलन स्थान पर उसका भी दर्शन करने का मौका मिला और इसके साथ इस स्थान पर आने का मौका मिला। हम इस पुण्य भूमि को नमन करते हैं, इस वीर भूमि को नमन करते हैं। और यहाँ आऊं और ब्रह्मदत्त जी पांडे जी को याद न करो, बद्रीनाथ पांडे जी को याद न करो, जिन्होंने कुली नेगार प्रथा के खिलाफ 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। और वो आंदोलन देश की आजादी के आंदोलन का एक प्रतीक बन करके सामने आया। इसके ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूं। आज रामदत्त जोशी जी को, मोहन सिंह मेहता जी को और हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को और कालू महाराज जी को, जिन्होंने क्रांतिवीर सेना के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, ऐसे वीर सपूतों को आज जब मैं बागेश्वर में आया हूं इस पवित्र धरती पर, तो मैं करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। आज ये चुनाव का समय है, जब मैं उत्तराखंड में आऊं जहां हर घर से सैनिक है। जिस उत्तराखंड को बहुतायत में महावीर चक्र, अशोक चक्र मिलने का सौभाग्य मिला है, तो ऐसे वीर सपूतों को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और देश के सरहद को संभाले रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है और देश की रक्षा की है। ऐसे महान सपूतों को भी हम याद करते हैं। आज मैं चुनावी सभा में आया तो मुझसे पहले विश जी बोल रहे थे, चंदन दास जी बोल बैठे थे। तो मैंने पूछा कि चंदन दास जी ने क्या बोला, तो पता लगा कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किए।
फिर मेरे बगल में बैठे थे तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रिज को आप क्रॉस करके आए तो उसका भी आपने एक तरीके से उद्घाटन ही कर दिया है, पर वो भी हमारे ही समय में बना है। उसी तरीके से उन्होंने मंदिर के भी परिसर के विकास के लिए जो काम किया उसकी भी चर्चा की। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि चुनावी सभा में जब हम आते हैं तो हम ही एक पार्टी है और हमारे ही नेता हैं जो मंच पर दम से कह सकते हैं कि ये हमने किया है और ये हम करेंगे, ये हम कह सकते हैं। बाकी सब पार्टियां आजकल चुनाव में इधर उधर की बात करती हैं, किसकी कितनी जाति है, किसकी कितने इलाके में वोट है, कौन पहाड़ का है, कौन मैदान का है, कौन ऊंचे पहाड़ का है, कौन छोटे पहाड़ का है। यानी व्यक्ति और गांव को बांटने का काम बाकी लोग करते हैं, कोई मुद्दा नहीं होता। और मैं आप सबसे कहूंगा कि गांव गांव में जाओ तो वोटर को बोलो कि आपको वोट देने का एक ही अधिकार है और उस अधिकार में एक ही आधार है। अधिकार आपका है, आधार ये है कि आज कोई पार्टी, आज कोई नेता कुछ ये कहे कि मैं ये करूंगा तो उसको हमेशा इस बात पर तौलना कि उसने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इसको आधार बना कर। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि ये हमारी पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाती है जनता के बीच में और बोलती है तुमने 5 साल पहले हमको भेजा था, अब ये लो हमारा रिपोर्ट कार्ड, ये लो हमारा काम, और फिर हमारे को आप रिन्यू करो हमारा कार्ड और अगले 5 साल के लिए हमें तैयार करो, आशीर्वाद दो। इस बात को हम लेकर के जाते हैं। और फिर मैं यहाँ आंकड़ों समेत सारी बातें बताने आया हूँ और मैं चाहूंगा कि मीडिया के लोग इन सारे आंकड़ों को बड़े इत्मीनान और तफसील से सुने। ये चंदन दास जी को एमएलए बनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, ये किसी को कुर्सी पर बैठाने नहीं आया हूँ। इनके माध्यम से उत्तराखंड को नई छलांग लगा करके आगे बढ़ाने आया और इसलिए उन आंकड़ों को सुनना हमारा और उनको जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी, दूसरी पार्टियां क्या है? सारी पार्टियां आज वंशवाद की पार्टी बन गई है। कोई पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियों में क्या है? परिवार ही पार्टी है। आप ऊपर से उठाओ, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, नीचे आओ लोकदल, नीचे आओ समाजवादी पार्टी, उससे नीचे चले जाओ, परिवार की ही पार्टियां हैं। और मैं यहां दावा करता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब राष्ट्रीय नहीं रह गई है, यह अभी परिवार की पार्टी हो गई है, भाई बहन की पार्टी हो गई और कोई इसमें नहीं है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी, जहां हम कहते हैं उनके यहाँ पार्टी ही परिवार है, उनके यहाँ परिवार ही पार्टी है और हमारे यहाँ पूरी पार्टी ही परिवार है। इसको हमको याद रखकर चलना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम हैं जो गरीब की चिंता करते हैं, हमारी पार्टी है जो वंचित की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो दलित की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो पिछड़े की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो शोषित की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो माताओं और बहनों की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो युवाओं की चिंता करती है। इसको हमको हमेशा ध्यान में रख करके विचार करना चाहिए और उसके दृष्टि से पार्टी को जोड़ना चाहिए और पार्टी से जुड़ना चाहिए। मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, जब ये जनधन योजना आई तो लोगों ने मोदी जी के खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया कि क्या भारत का प्रधानमंत्री अब बैंक में खाते खुलवा रहा है, क्या होगा इससे? मित्रों, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं बैंक को
नेशनलाइज कर रही हूं, राष्ट्रीयकरण कर रही हूं, इससे गरीबों का भला होगा। 1971 से 2014 तक बैंक में जाने वाले गरीब लोगों की संख्या 3.25 करोड़ थी। 2014 में मोदी जी आए तो मोदी जी ने पूछा बैंक में खाते क्यों नहीं खुल रहे? 130 करोड़ का देश है, यहां बैंक में खाते 3 करोड़ 3.25 करोड़ क्यों नहीं खुल रहे? तो पता चला कि गरीब आदमी को गारंटर नहीं मिलता, गरीब आदमी को बैंक में डालने के लिए बैलेंस खाता खोलने के लिए नहीं मिलता। मोदी जी ने कहा 0 बैंक बैलेंस पे जनधन का खाता खुलेगा और तुम्हारा गारंटर भारत सरकार होगी, मैं होऊंगा और तुम खोलो। यही जनधन खाता आज 40 करोड़ हो गया, 40 करोड़, 3.25 करोड़ से बढ़ गया। और जब कोरोना आया, मैं बोल रहा हूं ना गरीबों की पार्टी है, जब कोरोना आया तो मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन में पूरे 3 महीने में 500 रुपए भेज करके उनका सुदृढ़ीकरण किया। ये हमको याद रखना है। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सारे नेताओं के अंदर उत्साह है, सारी जनता के अंदर उत्साह है। इसलिए भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर में, कपकोट विधानसभा में, पूरे उत्तराखंड के अंदर मिल रहा है। अपने जनपद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी यहाँ पर आए थे और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में भारी उत्साह है। और जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश की सरकार ने हो चाहे केंद्र की सरकार ने हो, जनहित के कार्य करे हैं, उनके जनहित के कार्यों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, तमाम हर जन की एक आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व बनने जा रही है और उसको निश्चित रूप से वो सब लोग अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से किसान सम्मान निधि देने का हो या हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास देने का मामला हो, केंद्र की सरकार ने, चाहे राज्य सरकार ने हमारे 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट का मामला हो, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बहुत सारे जनहित के काम राज्य सरकार ने करे हैं। हमने प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का काम करा, हमने प्रत्येक घर को बिजली पानी देने का काम करा। तो जनता को पता है कि जिन लोगों ने 60 साल इस देश को ठगा है, इस देश की जनता को ठगा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार ने हमारे विधायक जी के नेतृत्व में 15 साल और हमारे धामी जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी और तीरथ जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में विकास का जो नया आयाम खड़ा करा, उसको लेकर हम जनता के बीच में और जनता भारतीय जनता पार्टी के दोनों सीटें पुनः इस जनपद से जिता के भेजने वाले। आज बागेश्वर जनपद वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय जेपी नड्डा जी का यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बागेश्वर में आगमन हुआ है, हमेशा मेरी जीत दुगने मतों से हुई है। 2007 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी थे, उनका इसी नुमाइश मैदान में आगमन हुआ तो लगभग 7,000 वोटों से मेरा चुनाव जीतना हुआ। और 2017 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अमित शाह जी का बागेश्वर में आगमन हुआ तो मेरा जीत का अंतर 14,500 हुआ है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय नड्डा जी ने आज अपने बागनाथ मंदिर में, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तो एक कार्यक्रम का संबोधन किया, अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन किया है। मुझे लगता है कि इस बार जीत का अंतर लगभग 20,000 से ज़्यादा होगा। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, जनपद के नेतृत्व को और अपने कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने घर घर में
कमल खिलाने का काम किया, घर घर में मोदी जी को पहुंचाने का काम किया और इसके साथ साथ घर घर में चंदन की खुशबू भी पहुंचाने का काम किया है। मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि अभी जोश खरोश के साथ 14 फरवरी तक अपने बूथ में जाकर कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए लोगों से कहें। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो दूसरे नंबर पर है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड में सरकार को पुनः बनाने के लिए, धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बार बागेश्वर जनपद की दोनों सीटों को जिताकर भारी बहुमत से उत्तराखंड में भेजेंगे। यही अनुरोध आदरणीय नड्डा जी ने भी किया है और मैं भी कर रहा हूं। मैं पुनः सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बागेश्वर पहुंचकर बागेश्वर के नुमाइश मैदान में कपकोट और बागेश्वर दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और यहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित किया। बागेश्वर से इनके प्रत्याशी चंद्रनाम दास हैं और जबकि कपकोट से प्रत्याशी भाजपा की सुरेश गढ़िया हैं। उन्होंने बागेश्वर पहुंचकर केंद्र सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए लोगों को उनको याद दिलाया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। साथ ही एक बड़ी बात ये रही कि उन्होंने बागेश्वर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है, उनमें जोश भरा है। आने वाले दिनों में अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश और उत्साह भाजपा को क्या जीत दिला पाएगा अथवा नहीं। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।